अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना मेज़बान हैदर राना और आज हम लाहौर प्रेस क्लब पर मौजूद हैं और यहाँ पर जमात इस्लामी का एक धरना जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बल्कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी का जो धरने का सिलसिला जो है वो आज से आगाज़ कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अमीर जमात इस्लामी जो है नेमी रहमान, उनका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में होने वाले बलदियाती इलेक्शन जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर किए जा रहे हैं और ये हमें नामंजूर है, क्योंकि बलदियाती जो है काला कानून ये हमें नामंजूर है। और क्योंकि अगर इलेक्शन करवाने ही हैं तो वो जमाती बुनियादों पर करवाए जाएं, क्योंकि इससे ये है कि जी तमाम सियासी जो पार्टीज़ हैं उनको अवामी जो है वो नुमाइंदगी जो है वो हासिल हो सके। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से, इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाना चाहती है और अपने मुंतखब नुमाइंदों को यानी मुख्तलिफ सीट्स दिलवाना चाहती है। जबकि इनका आज से ये प्रोटेस्ट करने एहतजाज जो है आज से इनका ये मुजाहरे धरने जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जारी व सारी हो चुके हैं। इस हवाले से यहाँ पर जो जमात इस्लामी के नुमाइंदगान जो हैं जो इस धरने की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और अपने नाजरीन को इनका जो मौक़िफ़ है, इनका जो मुजाहरे का, धरने का, एहतजाज का जो इनकी कॉल है वो क्या है, ये भी हम अपने नाजरीन को सुनाएंगे। जी हमारे साथ इस वक्त शाहिद नवीद मौजूद हैं। ये जमात इस्लामी के सोशल मीडिया के हेड हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये जो एहतजाजी धरना जो है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो इन्होंने ये वाज़ेह पैगाम जो है ये दिया है कि बलदियाती इलेक्शन जो है ये काला कानून जो है हमें नामंजूर है। इस हवाले से हम इनसे जानते हैं इनका क्या इस धरने के हवाले से मौक़िफ़ है। जी सामने जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो बलदियाती एक्ट है बेसिकली ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को लाने का एक ज़रिया होता है। हमारी हुकूमतें ये चाहती हैं कि ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप ना आए, वो लीडरशिप उनके लिए एक चैलेंज बनेगी, वो उनके लिए जो है एक नया हदफ बन जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोग जो नीचे हैं वो नए लोग ना आएँ, ऊपर जो सरमायादार, जागीरदार और फ़ौज के पपिट लोग हैं उनको वो प्रमोट करें और उनके ज़रिए से इस पूरे निज़ाम को अपने शिकंजे में जकड़े रखें। जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया है कि बलदियाती एक्ट को उसकी पूरी रूह के साथ बहाल करेंगे, जो आइन में उसकी प्रोविज़न मौजूद है, जो उसके इख्तियारात मौजूद हैं उसके साथ उसको बहाल कराएंगे ताकि पाकिस्तान को नई क़यादत मिले। पाकिस्तान के गली मोहल्ले, सड़कें, बाज़ार जो हैं वो एक नई क़यादत के साथ आगे बढ़ें और पाकिस्तान तरक्की करें। काशिफ भाई, मुझे ये भी बताएं कि अगर आपका हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये जो एक्ट जो बनाया गया है ये हमें नामंजूर है, अगर हुकूमत आपके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो ये धरना जो है कब तक आपका इस धरने का सिलसिला जो जारी जारी रहेगा? ये जो बलदियाती एक्ट के ख़िलाफ़ हमारी पूरी कैंपेन चल रही है, ये इसका एक मरहला है। इससे पहले हमने पूरे पंजाब के अंदर जो है वो एहतजाज किए थे, आज ये धरना है। इसके बाद हम पब्लिक पोल की तरफ जाएंगे, हम कैंप लगाएंगे, हम पूरा माहौल बनाएंगे, शहर के गली सड़कों को इसी नारे के साथ सजाएंगे और हम कहेंगे हुकूमत को कि इसका जो असल रूह है उसके साथ इसको जो है बहाल किया जाए। हुकूमत नहीं मानती तो फिर पर ये बात आगे बढ़ेगी। जमहूरी कुव्वतों का काम ये है कि वो अपने मुतालबात रखती हैं, वो अपने मुतालबा बनाने की कोशिश करती हैं, लोगों तक वो बात पहुँचाती हैं, हम वो बात पहुँचाएँगे, लेकिन इस मैदान को खुला नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद अगर इन्होंने ये इसी एक्ट के तहत इंतखाबात करवाए, जो हमें पता है ये नहीं करवाएंगे, ये भागेंगे, फिर भी हम उसमें हिस्सा लेंगे। उस उसके एक्ट के अंदर भी जाके इनको टफ टाइम देंगे, लेकिन उस वक्त तक आइन, दरवाज़ा, अदालत, हर जगह जाएंगे। अदालत में हम जा चुके हैं, हम सड़कों पे आ चुके हैं, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम सेमिनार करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरने देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनको खुला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने माजी में जिस पार्टीज़ ने धरनों की कॉल दी है, मौजूदा हुकूमत ने जो एक्शन किया वो भी आपके सामने है। क्या आप समझते हैं ये जो धरने आपके पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो इसका सिलसिला जो है अब जारी व सारी हो चुका है, तो क्या आप इसको पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे? क्या इसमें क्या लाइमल होगा? किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे? सियासी जदोजहद तो हमेशा पुरअमन होती है। आप बांग्लादेश से लेकर जो है वो मिस्र तक देख लें, लोग कैंप लगाते हैं, बैठ जाते हैं, महीनों बैठते हैं,
उसके बदले में हुकूमतों को सब कुछ करना पड़ता है। तो हम पुरअमन लोग हैं, सियासी जद्दोजहद करना हमारा हक़ है, वो हम करेंगे, मुतालबात रखेंगे, बातें करते रहेंगे, एहतजाज जारी रहेंगे, धरने होते रहेंगे, मुजाहरे होते रहेंगे, हम असम्बली हाल, हम जो है वो इनके दफातर हर जगह जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम यानी मीनवाइज के जब तक आपके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तब तक आपका जो ये धरने का सिलसिला जो है, ये अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए यानी ग्रेज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हम ग्रेज नहीं करेंगे, कोई ईंट नहीं मारेंगे, कोई जलाओ गिराओ नहीं करेंगे, कोई जो है ना तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। ये जमहूरी कुव्वतों का काम नहीं है, हमारा काम है हम अपने जायज़ मुतालबात को अवाम के सामने रखेंगे, हम हुक्मरानों के सामने रखेंगे, हम पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन पुरअमन होंगे, हम बैठेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हम कोई वायलेंट लोग नहीं हैं, हम अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं और ना ही आखिरी दफ़ा है, ये काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जी जैसा कि नाज़रीन आपने सुना काशिफ साहब की गुफ्तगू को, इनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा जो धरनों का सिलसिला जो है ये पुरअमन होगा और अपने हक़ को मनवाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे पुरअमन तरीके से, हम लोगों तक अपनी बातों की रसाई पहुँचाएँगे। और यानी इस हवाले से हमारे साथ और भी यानी कि जमात इस्लामी के जो नुमाइंदगान हैं, हम उनसे भी वाज़ेह मौक़िफ़ लेते हैं कि अगर हुकूमत इनकी बात को तस्लीम नहीं करती या इनके मुतालबात जो जायज़ हैं या नाजायज़, तो अगर वो नहीं मानती तो फिर इनका लाएमल क्या होगा। जी हमारे साथ इस टाइम तारिक रेहान साहब मौजूद हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं इनकी जमात इस्लामी के शेखुपुरा के। हम इनसे भी जानते हैं कि ये धरना जो कि धोखा नहीं बाख्तियार बल्दियाती कानून का जो इन्होंने अज़म उठाया है कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें धोखा नहीं चाहिए, हमें बल्दियाती जो इलेक्शन है ये जमाती बुनियादों पर हमें चाहिए, और इनसे हम जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हुकूमत ऐलान नहीं कर रही थी इस बारे में, लेकिन अब जब उन्होंने ऐलान किया है तो उसकी रूह के मुताबिक नहीं है। ये बुनियादी जमहूरियत है, ये जो बल्दियात होते हैं इससे नर्सरी तैयार होती है। देखिए हुक्मरानों ने हमेशा स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगा दिया, बल्दियाती इंतखाब ना कराए ताकि नई क़यादत तैयार ना हो और वही मखसूस लोग इस सिलसिले में आगे आएँ। तो हमने ये मुतालबा इसलिए किया है कि एक तो जमाती डिसिप्लिन का होता है, दूसरा ये इनकी ख़रीदो फरोख्त का जो प्रोग्राम है वो इसलिए इन्होंने गैर जमाती रखा है ताकि धौंस से धांधली से इन्होंने अपने चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जब पूरे मुल्क में सियासी हुकूमतें मौजूद हैं तो क्यों ना जमाती बुनियादों पर ये इंतखाबात कराए जाएँ। और दूसरी अहम बात कि काउंसलर को एक वोट दे के आपने मुंतखब करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को क्यों वोट आवाम ने नहीं देना, ताकि ये काउंसलरों को ख़रीद कर अपनी मर्ज़ी के चेयरमैन बनाएं। तो इसलिए हम इसको काला कानून समझते हैं। हम समझते हैं कि इसको इसकी सही रूह के साथ तमाम चेयरमैन, ज़िला में अब काउंसिल बनाई नहीं गई, ज़िला तो किसी भी मकाम का हेडक्वार्टर होता है, तो तहसील का बना रहे हैं, बल्दियात और कॉरपोरेशन का बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को खाली छोड़ रहे हैं, वो फिर नौकरशाही अपनी मन मर्जी करेगी। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, जैसे पहले इस मुल्क में 2001 से लेकर 2008 तक रहा है निज़ाम, जिसमें इख्तियारात हों, जिसमें इंतज़ामिया मातहत हो आपके चेयरमैन के, क्योंकि आवाम हुक्मरान है, ये नौकरशाही हुक्मरान नहीं है, ये मुलाजम है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है कि जो हुक्मरान है उनको पीसा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उनको वोट का हक़ नहीं दिया जा रहा, और जो मुलाजम हैं तनख्वाह लेते हैं वो ऊपर सरबराह हैं। और ये जमहूरियत में हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है, इसलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। जी इनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो निज़ाम जो है ये समझ लें कि जी बाअसर लोग जो हैं अपने बलबूते पर जो हुक्मरानी करना चाहते हैं वो हम नहीं करने देंगे। हम अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। मज़ीद जो है यानी कि हम जो जमात इस्लामी के यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी इस वक्त जो है लाहौर प्रेस क्लब में आपको बताया कि जी जमात इस्लामी का धरना जो है काफ़ी अरूज पर है, और लोगों की ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पे जो आने का जो सिलसिला है वो टिल अभी तक जारी सारी है। और इनका ये मौक़िफ़ है कि इख्तियार दो आवाम को
اور بدل دو نظام کو. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پر کیا سوچ لے کر یہاں پر پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ نظام بدلے گا تو حالات بدلیں گے. نظام جو چل رہا ہے یہ تو لوگوں کو بالکل زمین کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو نظام بدلے گا تو عوام کے حالات بدلیں گے. تو اسی سلسلے میں بلدیاتی جو نظام آیا ہے, قانون جو آیا ہے, اس کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں یہ دھرنے کا ایک کال دی ہے عوام کو کہ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ہم اس نظام کو نہیں مانتے. بلدیاتی کالا قانون نامنظور نامنظور نامنظور. جی کیونکہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بدل دو نظام کو, عوام کا اختیار دو عوام. اور کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ان کا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے بااثر لوگوں کو انتخابات کا حصہ تو بنا لیتی ہے, لیکن عوام سے کسی قسم کا کوئی بھی عوامی حق جو ہے نا ہم حکومت کو نہیں دیں گے. کیونکہ اس بار جماعت اسلامی نے وہ جن کے عزم اٹھایا ہے کہ عوامی نمائندگی تمام سیاستدانوں کو ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو ہمارا دھرنا جو ہے وہ پورے ملک میں, پاکستان میں ہر سطح پر, اسمبلیوں میں, گلیوں میں, محلوں میں اور تمام شاہراہیں جو ہیں وہاں پر ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. لیکن اس حوالے سے ہمارے ساتھ اور بھی مظاہرین جماعت اسلامی کے موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ دھرنا جو آج لاہور پریس کلب کے باہر کیا جا رہا ہے, جبکہ ماضی میں بھی جتنے بھی جماعت اسلامی نے دھرنے کیے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اس دھرنے سے آپ نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنی بات پہنچانے کا موقع دیا. اور دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی آواز پہنچانے کے علاوہ کر بھی کر سکتی ہے. ہم کوئی بندوق نہیں اٹھا سکتے. ہمارا یہ جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم کسی زیر زمین سرگرمی کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں برسر زمین لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کرنا, لوگوں کی آواز کو ہم آواز کرنا, لوگوں کے ذہن و قلب کو تبدیل کرنا, یہی وہ راستہ ہے جس سے پوری دنیا کے اندر منورنگ ہوتی ہے. لوگ آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور اسی سے چینج آتا ہے. اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل پارٹی کیا, ہم کیا گولیاں چلائیں, توپ لے کے آ جائیں, یہی ہمارا بس میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ راستہ ہے اور اسی سے چینج آتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ چینج ہمیں پاکستان میں بھی بدستور گریجولی وہ نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں. جو نظام ہمارے مریضوں کو علاج نہیں دے پاتا, جو ہمارے بچوں کو 2.5 کروڑ بچے, جس میں سے 1.5 کروڑ بچے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, جو 10 سال کے آس پاس جن کی عمر ہے, جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ آؤٹ آف اسکول ہے, جو ہمارے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, جو ہمارے لوگوں کو صحت نہیں دے سکتے. وہ ایسا نظام جن کے ہاتھوں میں چند ہاتھوں میں اقتدار ہے اور عوام کی حیثیت غلام والی ہے اور ایک ملازم والی ہے اور یہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو اس نظام کے خلاف اگر کوئی جد و جہد ہو سکتی ہے تو وہ گراس روٹ پہ لوکل باڈیز کے ذریعے ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں آپ امریکہ کے اندر نیو یارک میں الیکشن ہوا تو زہران ممدانی بڑا ایک ینگ لیڈر بن کر سامنے آیا. وہ لوکل باڈیز کا لیڈر ہے. پوری دنیا کے اندر جو ترقیاتی کام ہے وہ لوکل باڈیز کے کرنے کے ہوتے ہیں. جو ایم این ایز ہوتے ہیں, جو ایم پی ایز ہوتے ہیں, جو سینیٹر ہوتے ہیں, وہ قانون سازی کرتے ہیں, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے مختلف قوانین بناتے ہیں. لیکن جو بنیادی گلی نالی سیوریج واسا وابڈا, یہ گلی نالی کا کام جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکٹڈ لوگ کرواتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خود این ایف سی ایوارڈ لے لیتی ہے حکومت. وفاق کو کہتے ہیں کہ صوبوں کو اختیار دیں, جی صوبوں کی یہ بڑی زیادتی ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ صوبوں سے لے کے لوکل باڈیز کو دے تاکہ گلی محلے میں, آپ کے محلے میں, میرے محلے میں جو گٹر کھلا ہوا ہے اس میں کوئی بچہ, ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا, آپ تصور تو کریں کہ وہ 3 سال کا بچہ اپنے باپ کے قدموں کے پیچھے چلتا چلتا, اسے نہیں پتا کہ اس کا موت کا وہ گڑھا کھدا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر چلا گیا. تو یہ کام لوکل باڈیز کا ہے, یہ یہاں کے میئر کا ہے, یہ یہاں کے لوکل نمائندوں کا ہے کہ وہ لوگوں کی گلی نالی کا بندوبست کرے, ان کو وہاں پر ڈسپینسری دے, انہیں وہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, ان کی چیزوں کو وہ وہاں پر مینیج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اختیار نہیں دیتے. اختیار سارے بیوروکریسی کو دیتے ہیں. یعنی جتنے لوگ منتخب ہوں, آپ یو سی چیئرمین بن جائیں, آپ ایک ڈی سی کی مار ہیں,
اور اس کے بعد یہ جو کالا قانون جو پہلے تو یہ کروانے کے لیے تیار نہیں تھے، عدالتوں کے پریشر پہ بھی جماعت اسلامی عدالتوں کی کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سلیکٹ ہو کے ظاہر ہے فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ جعلی ووٹ لے گا. خود نواز شریف، میں اس حلقے سے الیکشن لڑا ہوں، نواز شریف 70,000 ووٹ جعلی لے کے میں نے بنا ہے. میں اس حلقے سے ہوں، وہاں پہ ایسے علاقے موجود ہیں، بند کی آبادی جو ہے، وہاں پہ لوگوں کے باپ کا جنازہ جو ہے وہ کھلے ہوئے گٹر میں گر جاتا ہے، وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے. اور اب اگر یہ بلدیات کی طرف آ نہیں رہے تھے، خوف زدہ تھے، عدالتوں کے پریشر پہ آئے ہیں، تو قانون کیا بنایا ہے کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ اے سی اور ڈی سی کے پاس ہوں گے. قانون کیا بنایا ہے کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے اپنے یو سی کا چیئرمین بھی نہیں بنا سکتے، آپ کونسلروں کو منتخب کریں گے اور وہ اپنا چیئرمین وائس چیئرمین بنائیں گے. سر یہ بھی بتائیں 4 مہینے بعد وہی جو 1 مہینے بعد 30 دنوں کے اندر اس نے پارٹی جوائن کرنی ہے، جڑا مرضی جیت جائے اس تو بعد ساڑی پارٹی نہ آئے فارغ. یہ کیسا نظام ہے؟ یعنی جو خرید و فروخت سینٹ میں ہوا کرتی تھی، ایم این ایس خریدے جاتے تھے، اب وہ گلی محلے میں ہوگی، بولیاں لگیں گی، جو مرضی جیت جائے. اگر وسائل چاہیے، اگر مسئلے حل کرنے ہیں تو نون لیگ میں آ جاؤ. یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کیا اور لوگ جو ہیں ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، جو لوگ سن رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ ہوش کریں، دیکھیں، آنکھیں کھولیں، یہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ اور بھی کوئی جماعت جو ہے اس پروٹیسٹ کا حصہ ہم تو زمانے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کوئی بھی آئے گا ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم انہیں گلے سے لگائیں گے، ہم ساتھ لے کر چلیں گے. یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مذہبی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے گلی محلے میں رہنے والے کا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی آئے گی ہم اسے ویلکم کریں گے. آئیں، یہ دھرنا ہے، کوئی بھی آنا چاہے کسی پارٹی سے، کسی مسلک سے. جماعت اسلامی کے اندر تو کوئی تفریق و تقسیم نہیں ہے کہ تمہاری داڑھی اتنی ہو، تمہاری داڑھی ہو یا نہ ہو، تمہارے ٹخنے ننگے ہوں. نہ مذہبی تقسیم ہے، نہ لسانی تقسیم ہے کہ بلوچ آ سکتے ہیں، پنجابی نہیں آ سکتے، مہاجر آ سکتے ہیں تو پٹھان نہیں آ سکتے. ہر کوئی آ سکتا ہے، یہ آپ کے رائٹس کا مسئلہ ہے. اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بزدار جیسا بدبخت ہمارے گلے ڈال دیا، اور اب میڈم کاسمیٹک سی ایم، وہ بھی صرف چم چم کرتے جو کام نظر آتے ہیں ان کو ہمارے پہ مسلط کیا ہوا ہے. یعنی تم دودھ کے ڈبے بانٹ رہی ہو اور جس رکشے والے کا بچہ ایک نوالا کھائے بغیر فاقے سے مر رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ کام جو ٹی وی پر نظر آتا ہے، جو جس کی تشہیر ہوتی ہے، پورے لاہور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے، فلیکس لگانے کی اجازت ہے. تمہارے باپ کا ملک ہے یہ لاہور شہر، تمہارا کیا جہیز میں آیا ہوا ہے کہ تمہاری بوتھی جو ہے وہ واسا کے فائبر کے ڈھکن پہ بھی لگی ہوئی ہے؟ اور یار خدا کا خوف کرو، کو شرم کرو، کو مطلب حکومت میں ہو اور جعلی ووٹ لے کے آئے ہو. پولیس کو تم نے گنڈا گردی کا مرکز بنایا ہوا ہے، تھانے اور کچہریاں جو ہیں وہ ہماج گاہ بنی ہوئی ہیں برائی کی. کوئی شریف آدمی ان تھانوں کا رخ نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں لوگ اب اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایک انگڑائی لے رہے ہیں، ایک بے چینی ہے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، ڈیموکریٹک جماعت ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے. ہم لاہوریوں کو ساتھ لیں گے اور اس کالے قانون کے خلاف اس کو تبدیل بھی کریں گے اور ان لوکل باڈیز کو انشاءاللہ اختیار بھی دلائیں گے. اگر آپ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا دین ہم تو سڑکوں میں ہیں، ہم تو پہلے سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کو تیز تر کریں گے. ہم وائلنس نہیں کریں گے، ہم اس احتجاج کو بڑھائیں گے، اسے پھیلائیں گے، ان دھرنوں کو جو ہے ان کو طویل تر کریں گے، ہڑتالیں کریں گے، مظاہرے کریں گے، ناک میں دم کریں گے، لیکن ہم ان کو اب چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت بڑے مسائل کہ اس کے اندر ہر صوبے کے اندر بلدیات کے حوالے سے کسی نہ کسی انداز کے اندر مسائل موجود ہیں. بالخصوص پنجاب کے اندر 21 دسمبر کو آج ہر شہر کے اندر دھرنے جو ہے کہ وہ جاری ہیں کہ پنجاب کے اندر نہ تو بلدیاتی الیکشن ہے، نہ بلدیاتی نظام ہے، اور یہ کالا قانون، کالا نظام کہ یہاں پہ ہر سطح کے جو انتظامات ہیں کہ جو عمل درآمد ہونے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو دیے گئے ہیں. یہاں پر جماعت اسلامی موسم کی شدت کے باوجود یہاں پہ آج احتجاج بھی ہے، دھرنا بھی ہے. یہاں پر جو سابقہ منتخب بلدیاتی نمائندگان ہیں کہ وہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ میرے شہر کے جو مسائل ہیں کہ وہ کیسے حل ہوں گے، کہ وہ حل نہیں ہوتے. کہ آج ہمارے شہر کے اندر اگر پانی کا بل جو ہے کہ اگر وہ 2 یا 3 مہینے کی بنیاد پر آتا تھا، آج ماہانہ بنیاد پر پانی کا بل دینے پر مجبور ہیں
मगर एक वक्त था कि शहर लाहौर के अंदर मेरे घर के अंदर जो नलका है कि मैं उससे पानी पीता था, मगर आज मेरे शहर का हर बच्चा जो है कि वो पानी ख़रीद कर या फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है कि वो पानी पीने पे मजबूर है। आज भी जो है कि हमारे मोहल्लेदारी निज़ाम के अंदर जहाँ सफाई का निज़ाम है कि इसके अंदर तरीक़ेकार आज भी मौजूद है कि जो सफाई पर मौजूद लोग हैं कि वो माहाना बुनियाद पर जो है कि अपना इजाज़िया भी लेकर जाते हैं और उसी बुनियाद पर जो है कि वो सफाई भी होती है। मगर आज हमारे बिलों के अंदर सफाई का टैक्स जो है कि वो भी मौजूद है कि बिजली के बिल के अंदर आपने टीवी का टैक्स देना है, आपने सुई गैस के वो आए या ना आए कि उसके अंदर जो है कि बीसियों टैक्स देने हैं। इसके अलावा भी आप जहाँ पे भी चले जाएं कि आपको सहूलियात जो है कि वो मौजूद नहीं है। आम आदमी जहाँ पे ये समझता है कि हमारे शहर के अंदर स्कूल्स तो मौजूद हैं मगर उन स्कूलों के अंदर तालीम का वो मयार मौजूद नहीं कि आम आदमी मजबूर है कि उसका बच्चा जो है कि वो प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल करे, मगर वो हुकूमत की जानिब से सहूलत मिलने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आवाम के अंदर ये शऊर भी उजागर कर रहे हैं कि हमारे मसाइल तब भी हल होंगे कि जब हमारे पास खुद इख्तियार होगा, और इस इख्तियार के लिए बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पर होना लाजमी है। बल्दियाती इलेक्शन के जो आवाम के वोट से आई वही मुंतखब हो, ये ना हो कि जहाँ पे इनकी मर्ज़ी है कि उसी को फार्म 47 दें कि उसके अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे हर वो फ़र्द के जो आवाम के अंदर मौजूद है कि वो कौंसलर बने, वो चेयरमैन बने, वो शहर का मेयर बने, कि उसको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने आवाम से राब्ते की बुनियाद पर जहाँ पर वोट लिया है तो मैंने उसके मसाइल भी हल करने हैं। मेरी बल्दियात के अंदर, मेरी यूनियन कौंसिल के अंदर एक आम आदमी को मसाइल यही होते हैं कि उसकी जन्म पर्ची बननी है तो उसके लिए भी घरेलू लोगों को जो है कि वो यूनियन कौंसिल में जाना पड़ता है। एक आम आदमी को डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी जो है कि वो यूनियन कौंसिल रजू करना पड़ता है। हमारी दुआ है कि हर घर के अंदर खुशी हो और खुशी के साथ जो है कि सब आबाद रहें। मगर अगर कहीं पे घरेलू नाचाकी है कि उसके अंदर अगर तलाक़ का मामला है तो उसके अंदर अगर सुलह भी होनी है तो वही अवामी सरपरस्त कि जो अवाम के दर्द को, दुख को समझता है तो वो मियाँ बीवी के अंदर सुलह भी करा सकता है। मगर अगर यहीं पर ये ब्यूरोक्रेसी कि जिसके मिजाज में ये बात ही ना हो कि उसको कोई आकर मिले और उसके पास इतना भी स्टेमिना ना हो कि वो आम आदमी की बात सुने, तो वो कैसे जो है कि वो किसी की सुलह कराएगा। हम इस काले निज़ाम को नहीं मानते। यही वजह है कि आज धरना दिए बैठे हैं और ये धरना इसीलिए है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। बाख्तियार बल्दियाती इलेक्शन के लिए, बाख्तियार अवामी हलकों के लिए फिल फौर जो है इस काले कानून को ख़त्म किया जाए। जी, जैसे कि सलमान साहब ने ये अल्फाज कहे हैं कि इलेक्शन हो, बाख्तियार हो, अवाम की मर्ज़ी से सेलेक्ट किए गए नुमाइंदगान को मंजर-ए-आम पर आना पड़ेगा और ना कि हुकूमत की जानब से सिलेक्शन ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना की जाए। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ और भी जमात इस्लामी में जो मुजाहिरीन हैं, जमात इस्लामी के रुकन हैं, कारकुनान हैं, इनसे भी बात करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। क्या आप समझते हैं कि निचली सतह पर अगर जो अवाम के नुमाइंदे जो आएंगे, क्या वो जो भी मसाइल हैं क्या वो दूर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी लाहौर के ज़रिए इत्माम जो आज का ये मुज़ाहरा है, ये पंजाब हुकूमत के उस काले कानून के ख़िलाफ़ है जिसमें आवाम से वोट लिया जाएगा और फिर उसके बाद 9 काउंसलर उनको परचेज़ किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने पहले पाकिस्तान की सतह पे फॉर्म 47 जो फॉर्म 45 वाले थे उनको वोट मिला और 47 वालों को जो है ना वो डाका डाल के चोरों और डकैतों को असम्बली में बिठाया गया है। इसी तरह भी एक ऐसा कानून है जिसका बल्दियात से ताल्लुक़ नहीं होगा। अवाम वोट देंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों को, लेकिन वो आज़ाद नुमाइंदे फिर नून लीग अपने पैसे की बुनियाद पे, अपने ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे उनको अपना हिस्सा बनाएगी और फिर वो आगे इलेक्शन चलेगा। इस तरह अवाम के वोट की तौहीन है। जमात इस्लामी ये कह रही है कि बल्दियात
बल्दियाती का अगर इलेक्शन करवाना है तो फिर इख्तियारात आवाम को दो, बल्दिया के लोगों को दो, ब्यूरोक्रेसी को माजूल करो। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का आज का ये धरना दमादम मस्कलंदर करेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक क़यादत ऐलान नहीं करती या कोई मुनासिब लोग आके इस काले कानून के हवाले से हमारे गुफ्तगू शरीक नहीं करते। इंशाअल्लाह यहाँ पे जमात इस्लामी का कारकुन बैठा रहेगा। शुक्रिया जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये धरना जो है ना दमादम मस्त होगा और ये ऐवानों में हुकूमती सतह पर इसकी आवाज़ जो है ये पहुंचेगी। और अगर हमारी आवाज़ को यानी कि जो हुकूमती सतह पर बैठे लोग जो हैं उन तक नहीं पहुंचेगी ना तो फिर दमादम मस्त कलंदर है। और इसके साथ ही हम मज़ीद और जो नुमाइंदगान है जमात इस्लामी के उनसे भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अक्टूबर 2025 में सूबाई हुकूमत ने अपनी सूबाई असम्बली से एक एक्ट लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर करवाया है। इस एक्ट के मंदरजात में एक तो ये बात शामिल है कि ये गैर जमाती इंतखाबात होंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि जो इख्तियारात हैं वो आइन के आर्टिकल 140A के तहत आवाम को मुंतकिल होने चाहिए। उसमें इन्होंने इख्तियारात जो हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत आवाम को मुंतकिल करने के बजाय ब्यूरोक्रेसी के हवाले किए हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि जितने इंतखाबात हैं 9 कौंसलर यूनियन कौंसिल में आवाम के वोटों से मुंतखब होंगे और उसके बाद फिर वो 9 कौंसलर जो हैं वो 4 मखसूस नशिस्तों जिसमें खातून, लेबर, यूथ और अक़लियत की नशिस्त है उनको मुंतखब करेंगे हाथ खड़ा करके। और इसी तरह जब ये 13 मुंतखब हो जाएंगे तो ये अपने में से 2 को हाथ खड़ा करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो बुनियादी तौर पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इससे ये होगा कि जिस तरह ये हुकूमतें सेनेट में, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हॉर्स ट्रेडिंग को तरवीज देती हैं, इसी तरह ये हॉर्स ट्रेडिंग को नीचे गली और मोहल्ले तक लेकर आ गई है। हमारा ये मुतालबा है कि नाज़म चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब, उसके साथ मखसूस नशिस्तों का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से करवाया जाए ताकि अवाम के तक सही जमहूरियत पहुँच सके और अवाम के नुमाइंदों को पनपने का मौका मिले। और यही अवामी क़यादत जो है वो मुल्क के मुस्तक़बिल की क़यादत समझी जाती है। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की अपील पर पूरे मुल्क के डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पर इस वक्त धरने हो रहे हैं। पंजाब में अभी कानून आया इसके तहत इंतखाबात होने, जबकि KP के बलूचिस्तान और सूबा सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ चुके हैं उनकी सूरत हाल भी यही है कि सारे इख्तियारात जो है ब्यूरोक्रेसी ने के हवाले किए गए और सूबाई हुकूमतों ने अपने कंट्रोल में रखे। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A का तकाजा ये है कि सियासी इख्तियारात, जमहूरी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के तहत आम मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किए जाने चाहिए। इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा एहतजाज इंशाल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते ये जारी रहेगा। सर मुझे ये भी बताएं कि जी ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी को सारे तमाम तर इख्तियारात जो हैं ये उनको दे दिए गए हैं, तो क्या आप समझते हैं क्या इनका अगर ब्यूरोक्रेसी को ये इख्तियारात दिए गए हैं क्या पॉजिटिव पहलू पर ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाएगा? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन तो हमने तो अदालत में भी गए थे, रिट पिटीशन फाइल की थी जिसकी बुनियाद पर ये इंतखाबात अब होने जा रहे हैं और ये एक्ट मंजूर किया गया है। हुकूमत का असल में हर सियासी हुकूमत चाहती है कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात ना हो और तमाम इख्तियारात हमारे हाथ में रहें। इसलिए हमने तो कोशिश करके इंतखाबात कराने के लिए रिट पिटीशन फाइल की थी जिसमें ये हुक्म हुआ कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ। अब भी हम ये चाहते हैं कि इस काले कानून की बुनियाद पर, इस एहतजाज की बुनियाद पर हम इंतखाबात को किसी सूरत मुलतवी नहीं होने देंगे। हम हुकूमत को भागने का मौका नहीं देंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा भी जायज़ है। इसके लिए हम अदालत में भी गए और अदालत से भी हमने इस्तदा की है कि ये गैर जमहूरी एक्ट जो है इसकी जो मुतनाज़ा दफ़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। ज़ियाउद्दीन अंसारी, एडवोकेट, अमीर जमात इस्लामी, लाहौर। जी जैसे कि आपने सुना कि ज़ियाउद्दीन अंसारी का एक वाज़ह मौक़िफ़ है कि ये जो बाख्तियार जो हुकूमत की सतह पर बैठे जो लोग जो हैं ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो ज़रूर पर हमारी मर्ज़ी से हो और इनका ये मुतालबा है कि हम इनकी मर्ज़ी का जो इलेक्शन जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है ये होने नहीं देंगे।
हम अवामी नुमाइंदगी चाहते हैं और अवाम जिस बंदे को भी सिलेक्ट करेगी वो अपना काम जो है पॉजिटिव पहलू पर वो करे। और जबकि ये पम्फलेट जो है, ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये पम्फलेट जो है जमात इस्लामी की जानब से जितने भी यहाँ पर लोग मुजाहिरीन जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस पम्फलेट पर वाज़िया तौर पर लिखा गया है, हर जमहूरी निज़ाम की बुनियाद मुकामी और बल्दियाती हुकूमतें होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मुकामी और बल्दियाती हुकूमतों का मुयस्सर निज़ाम ना होना है। और इसी निज़ाम के तहत इनका ये है कि जी हम मुयस्सर निज़ाम को परवान चढ़ाएंगे, ना कि इनकी जायदारी की बना पर हम हुकूमत की बातों को मानकर एक काला कानून जो पास हो चुका है उसके तहत बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। इसके साथ ही हमारे साथ और भी जो मुजाहिरीन हैं हम उनसे भी बात करेंगे और अपने नाज़रीन से असल हक़ाइक़ जो है वो मंजर आम पर जी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद मेरा नाम है। मैं जमात इस्लामी पंजाब वस्ती का नायब अमीर हूँ और आज ये जो प्रोग्राम है ये जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पे हम मुनक़द कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो बल्दियाती एक्ट आया है उसमें जो उसकी जमहूरी रूह को निकाल दिया गया है और उसको ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे के अंदर जकड़ दिया गया है, तो इसके ख़िलाफ़ है। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत इसकी जो रूह है उसको बहाल करे। पहली बात तो ये कि ये जमहूरियत के ऊपर शबहून है कि आप बल्दियाती इंतखाब को गैर जमाती करवाएं। हमारा मुतालबा है कि जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाब करवाया जाए। दूसरा हमारा बड़ा मुतालबा ये है कि इसके जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट आवाम की वोटों से उसे मुंतखब किया जाए। ये गैर जमहूरी रवैया है कि आप चंद कौंसलर पहले मुंतखब करवा लें और उनको फिर अपनी पार्टी में शामिल करवा लें और उसके बाद फिर उनके ज़रिए से आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनवा लें। ये तो जमहूरियत के ऊपर शबहून है, ये जमहूरियत नहीं है। तीसरा इसमें हमारा बड़ा मुतालबा ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें ख़वातीन की नशिस्त भी है, अक़लियतों की नशिस्त भी है, मज़दूरों की नशिस्त भी है और नौजवानों की नशिस्त भी है, उसको भी इन्होंने बिला वास्ता कर दिया। तो हमारा ये मुतालबा है कि उसको भी डायरेक्ट लोगों की वोटों से मखसूस नशिस्तों को भी मुंतखब किया जाए। इसमें हमारा आखिरी मुतालबा ये है कि ये जो बड़े शहर थे उसमें इन्होंने उसकी मेट्रोपॉलिटन हैसियत को ख़त्म करके उसको टाउन कॉरपोरेशन के अंदर तब्दील कर दिया है। तो ये तो आप देखें कि ये तो और ज़्यादती है कि एक जो बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम है आप उसको लूला लगड़ा एक निज़ाम बना दें और उसको डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमीशन के अंडर कर दें, वही उसके निगरान हो। तो ये हमारा मुतालबा है कि इसके अंदर जो बड़े शहर हैं उनकी मेट्रोपॉलिटन की हैसियत को बहाल किया जाए। जी, जैसे कि इनका मुतालबा ये है कि जी ये जो अवामी हमारा मुतालबा है कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये अवामी वोटों की बलबूते पर ही इनकी अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम है, ना कि सरकारी सतह पर खुद ही सिलेक्शन की जाए और इन लोगों को मज़र-ए-आम पर आके खड़ा कर दिया जाए और बाद में अपनी ही तरफ इनका अपनी पार्टी का हिस्सा बनाकर और नीचे जो भी इनका सिस्टम है वो ये चलाया जाए। ये हमें नामंजूर है, लेकिन हम मज़ीद जमात इस्लामी में आए हुए जो मुजाहिरीन हैं और जो लोग हैं जो इनके कारकुनान हैं इनसे भी हम बात करेंगे। बट है मैं जमात इस्लामी लाहौर का नायब अमीर हूँ और लाहौर के सियासी अमूर का सरबराह भी हूँ। मैं यूनियन काउंसिल ग्रीन टाउन से 2 दफ़ा इलेक्टेड नाज़िम रहा हूँ, 2 दफ़ा मैंने सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त आज जिस हवाले से हम यहाँ एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं ये पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है। खुदा करके 2015 के बाद 2025 में 10 साल के बाद पंजाब हुकूमत एक एक्ट तो लेके आई है, लेकिन ये एक्ट कम लगता है और पंजाब हुकूमत और रूलिंग पार्टी का बंदोबस्त ज़्यादा लगता है कि वो किस तरीके से गैर जमहूरी और गैरानी तरीके से अपने लोगों को कामयाब करवा सकते हैं और मुखालफिन को सफ़े हस्ती से मिटा सकती हैं। सबसे पहले हमारा इस पर एतराज़ ये है कि ये गैर जमाती इंतखाब करवा रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है, ना आइन में इजाज़त है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बारहा वर्डिक्ट दिया है
کہ سیاسی جماعتیں عملاً بے اثر ہو جائیں گی, غیر مؤثر ہو جائیں گی. جب انتخابات ہوں اور اس میں سیاسی جماعت نہ ہو تو وہ کون سا الیکشن ہے؟ اس لیے ہم اس کو اس طرح کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ غیر جماعتی انتخاب نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے اس پر فیصلے بھی موجود ہیں. دوسرا, اس میں جو آئین کی دفعات ہیں ان کی روح کے مطابق یہ انتخابات ہونے چاہیے اور اسی حساب سے اس کا ایکٹ بھی بننا چاہیے. آئین کے دفعہ 32 میں آئین وفاقی حکومت کو, ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کا نظام رائج کرے, ان کو اپنے نمائندوں کے ذریعے با اختیار بنائے اور خصوصاً اس میں خواتین, مزدوروں اور کسانوں کی معقول نمائندگی دی جائے. اسی طرح جو سیکشن 140A ہے آئین کا, وہ صوبوں کو پابند کرتا ہے. جس طرح 32 سیکشن آرٹیکل میں وفاقی حکومت اور ریاست پابند ہے, اسی طرح 140A میں صوبائی حکومتیں پابند ہیں کہ وہ مقامی حکومتوں کا نظام قائم کریں اور منتخب نمائندوں کو سیاسی, انتظامی اور مالی افتخار منتقل کریں, اور انتخابات الیکشن کمیشن کروائے گا. یہ دستور کی منشا ہے. ہم اس کے مطابق ایکٹ بھی چاہتے تھے اور اسی کے مطابق ہم انتخابات بھی چاہتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے, ظاہر ہے جس طرح یہ حکومت وجود میں آئی ہے وہ کسی کو بھول نہیں ہے, اور آئندہ انتظامات بھی وہ اسی تناظر میں کرنا چاہتے ہیں. یونین کونسل ایک چھوٹا ادارہ ہے, بنیادی اکائی ہے. یہاں سے وہ ریگنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے 9 جنرل کونسلر منتخب ہوں گے پوری یونین کونسل سے متناسب نمائندگی اور غیر جماعتی بنیاد پر, اور اس کے بعد اگلا سارا نظام, اس سے اوپر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے بالواسطہ منتخب ہوں گے. انہی 9 کونسلرز کی بنیاد پر جو نظام وجود میں آئے گا وہ آئندہ وہی چلے گا. اب یہ 9 یونین کونسل کی بنیاد کے جو نمائندے ہیں وہ بیچارے کتنے طاقتور ہوں گے, کتنے باوسائل ہوں گے, کتنے وسر و رسوخ والے ہوں گے. دھونس دھاندلی سے, دھن دولت سے, لالچ سے, ترغیب سے, جبر سے ان کو خریدنا, ان کو ڈرانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ یونین کونسل ہی میں آئندہ جو اگلے 4 ریزرو سیٹس ہیں, مخصوص نشستیں ہیں, جس میں ایک خاتون ہے, ایک یوتھ ہے, ایک لیبر ہے اور ایک جو ہے وہ اقلیت کا سیٹ ہے. اب یہ 9 جنرل کونسل ان 4 کو مخصوص نشستوں پر منتخب کریں گے. مطلب ہے کہ جس طرح 5 چلے گئے اگلے 4 بھی اسی کے ہوں گے. اس میں آپ یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ یو مین ٹو سے کہ ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے تو 9 لوگوں کے انتخاب پر ہی یہ کام شروع ہو جائے گا. گورنمنٹ ان کو دھونس دھانسلی سے ترغیب دے کے, لالچ دے کے, دبا کے اپنے ساتھ ملا کے جتوا لے گی. جب وہ 9 جیت جائیں گے انہوں نے آگے 4 کو منتخب کرنا ہے. ان 13 نے مل کے اپنے میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنا ہے. تو یہیں سے یہ سارا سلسلہ ریگنگ کا شروع ہو جائے گا, ہارس ٹریڈنگ کا شروع ہو جائے گا, کرپشن کا شروع ہو جائے گا, جبر اور زیادتی کا شروع ہو جائے گا. تو ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں رہا. جو یونین کونسل کی مخصوص نشستیں ہیں, جو یونین کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں, ان کا انتخاب بھی اسی طرح جنرل براہ راست عوام کی طرف سے ہونا چاہیے جس طرح 9 جنرل کونسل کا انتخاب ہو رہا ہے. اسی طرح مخصوص نشستوں کا اور چیئرمین کا انتخاب بھی اسی طرح ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے ہونا چاہیے. اس کے اوپر پھر میونسپل کمیٹی ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, ٹاؤن کارپوریشن ہے, تحصیل کونسل ہے, 4 مزید ادارے ہیں. اب تصور تو کریں کہ یہی جو الیکشن جیتے ہوں گے یونین کونسلوں میں چیئرمین, یا آئندہ تمام اداروں کے یہی ووٹر ہیں, یہی ہاؤس کے ممبران ہیں. اب ظاہر ہے جو پیچھے سے جس طریقے سے آئے ہوں گے آئندہ بڑے اداروں کے لوگ انہیں کو اسی طرح خریدیں گے, اسی طرح ان کی بوریاں لگیں گی, اسی طرح یہ چھانگا مانگا اور بھور بن جائے گا. اور ظاہر ہے جو رولنگ رجیم ہوتی ہے اس کے لیے ساری آسانی ہوتی ہے. HSO صاحب آئیں گے اور وہ ہانگ کے سب کو لے جائیں گے, کسی ریسٹ ہاؤس میں بند کر دیں گے, اور اس کے بعد جب انتخاب ہوگا بڑے اداروں کا ان کو وہ اس طریقے سے ان کو بھگتا لیں گے. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اچھا, اوپر والے اداروں میں جا کے پھر یہ کیا جس طرح نیچے انہوں نے منتخب نمائندوں کے ذریعے کہ اوپر انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی تگڑا ہے, پارٹی کا ذمہ دار فرد ہے, تو اس کو بغیر
बग़ैर निचली सतह तक मुंतखब हुए भी उसको इजाज़त है कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ ले, वो डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ ले, वो चेयरपर्सन का तहसील का लड़ ले। तमाम रास्ते जो हैं उनके लिए हमवार करें, उनके लिए मुबारक अक्सर लोगों के लिए दौलत वाले हैं जो पार्टी के जिम्मेदारान होंगे, वो एक पार्टी की डिक्टेटरशिप को नाफज करने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। और जुल्म की बात है, जो बुनियादी तौर पर गैर जमाती है, जब यूनियन कौंसिल का इदारा वजूद में आ जाएगा, उनको कहा गया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। ये क्या बात है? इसका मतलब है फिर वो अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात में उनको धांधली से जबर से लेके जाएंगे। अब उसके बाद फिर उनको ये अख्तियार नहीं है कि वो उस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई वोट दे सके, फ्लोर कराने की इजाज़त नहीं है। भाई इस तरीके से उनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। ये तो इंतखाबात की हद तक ये बात होगी। हम चाहते हैं कि हर सतह के ओहदेदार जो हैं वो बराह रास्त आवाम के वोटों से जीते। यही आइन का मंशा है और यही अदालतों का हुक्म है। इस एक्ट की ये दफ़ात भी हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मखसूस नशिस्तों पर भी और सरबराहान को भी इन्होंने बिल वास्ता तरीके से मुंतखब करने का इस कानून में दर्ज किया है, जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं, जिसको हम मुस्तरद कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगला इन्होंने कमाल दिखाया है कि जितने इदारे हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी को बाख्तियार बना दिया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर 11 डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, 11 महकमे, आलमोस्ट वो सारी कैबिनेट है। उसका पहले तो उन्होंने हेड बनाया डिप्टी कमिश्नर को, वावेला मचैन के अपने लोगों ने एहतजाज किया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो उस मुकामी हुकूमत का हेड होगा, जो सबसे बड़ी होगी, उसको हमको उसका सरबराह लगाएंगे। अब सरबराह की मुद्दत जो है वो सिर्फ 4 महीने है। जो पार्टी हेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का होगा उसकी इलेक्टेड मुंतखब रिप्रेजेंटेटिव की मुद्दत सिर्फ 4 महीने है। मतलब यह है कि 5 साल में 15 सरबराह बदलेंगे। उसके नीचे जो मेंबरान है उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब है और उस महकमे का जो हेड है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब इस तरीके से इन्होंने इख्तियार जो है मुंतखब नुमाइंदों की बजाय इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है। अच्छा, उससे ऊपर जाके जो कमाल दिखाया है कि सूबाई सतह पर एक लोकल गवर्नमेंट कमीशन बना लिया। अब उसके अंदर 2 वज़रा हैं, 2 सूबाई सेक्रेटरी हैं, 6 MP हैं, 4 उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो चीफ मिनिस्टर नामजद करेगी, 1 उसमें मुकामी हुकूमत का नुमाइंदा होगा। इतने बड़े इदारे में 1 मुकामी हुकूमत का नुमाइंदा होगा, उसको भी चीफ मिनिस्टर नामजद करेंगे माशाल्लाह। तो ये लोकल गवर्नमेंट कमीशन भी अमलन इवॉल्व किया गया है कि नीचे डिवॉल्व करने की बजाय अख्तियारात को ऊपर सूबाई सतह पर इवॉल्व कर लिया गया है। इसी तरह एक लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जहाँ आइन कहता है माली इख्तियार देना है, इंतज़ामी इख्तियार देना है, सियासी इख्तियार देना है, ये भी सारी चीज़ें सूबे की सतह पर इवॉल्व कर रही हैं। इसकी कंपोजिशन भी वही है जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन की। अगर आपके इतने अहवाम हैं, मुझे ये बताएं कि अगर अवामी सतह पर ये इलेक्शन करवाया जाता है, बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाता है, जमाती बुनियादों को मद्देनजर रखकर ये इलेक्शन करवाया जाता है, क्या आप समझते हैं कि इस पर धांधली नहीं है? उसकी गारंटी देखें, जो जनरल इस तरह आपने टोटल A to Z तमाम जितने भी लाइबिलिटीज रखने वाले जो अफसरान हैं, अफसरान बाला हैं, उनको गैर हतमी फिल वक्त के लिए उनको कह। असल में आपका चूँकि इशारा 2024 फरवरी के इंतखाबात पर है, अब कौमी असम्बली की 350 नशिस्तें हैं, इसी तरह कुछ 700 सारी सूबाई असम्बली की नशिस्तें, ये 1000 बंदों को तो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर जब ये सूबे की सतह पर लाखों उम्मीदवारान होंगे, अगर वो हरकत की गई फॉर्म 47 वाली, तो ये तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस सतह पर आवाम के वोटों पर डाका डालना इतना आसान नहीं था। लिहाजा उन्होंने सारा इंतखाबी बिलवास्ता कर लिया है कि सिलेक्टेड लोग होंगे, उनको ख़रीदना और डराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये दरअसल धांधली ही का नतीजा होगा कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे आएंगे वो बंदोबस्त से आएंगे। तो इसलिए हम इस तरीके को मुस्तरद करते हैं, इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। पहले भी हमने बाहर ज़ाहिर सड़कों पर आए, अब भी यहाँ धरना दिए बैठे। ये एहतजाज कितने रोज़ तक जारी हो? सारी देखें, ये एहतजाज उस वक्त तक हम जारी रखेंगे जब तक इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पंजाब के अवामी उमंगों के मुताबिक और दस्तूर की मंशा के मुताबिक नहीं बनता, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि इनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो होने वाले बल्दियाती इलेक्शन जो है वो जमाती सतह पर होंगे, जमाती बुनियादों पर ये इलेक्शन होंगे। अगर ऐसा सिलसिला ना हुआ तो हम जो है मुज़ाहरों का सिलसिला जो है मज़ीद इसको बढ़ावा देंगे, और तब तक देंगे जब तक
हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता। और हुकूमत से इनका एक हम्बल, एक पीसफुल, क्योंकि बाअसर ये जमात है और क्योंकि माजी में जितने भी इन्होंने प्रोटेस्ट किए पुरअमन तरीके से किए और आज भी इनका पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो जारी जारी है। और मुतालबात का अंबार जो है इनका है कि जी हमें जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी मुंतखब होगा वो अवामी वोटों और वोट लेकर वो सिलेक्ट होगा, ना कि सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी मर्जी का खेल नहीं खेला जाएगा, ठीक है। खुद साख्ता हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जो है यानी ऊपर वाली सतह पे जो माजी में और जो प्रेजेंट चलता रहता है वो नहीं हम चलने देंगे। और लेकिन अब बात ये है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये मुश्तरका ये इन्होंने जो बिल की मंजूरी जो दी है एक्ट पर, अब देखना ये है कि क्या इनके मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।